वेलकम गाइस, CUET 2025 के लिए एक बहुत सारे प्रपोज चेंजेस का डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है और ये सारे चेंजेस को लेते हुए बहुत सारी मीटिंग्स होगी और एंड ऑफ द मंथ तक के चेंजेस पता चलेंगे। लेकिन आज हमारे साथ है सुमित भैया, जिन्होंने CUET के बारे में हमें कवर किया और बताया 2022 से 2024 तक के। तो ये सारे चेंजेस डिस्कस करते हैं और आज हम लोग DU के इनक्यूबेटर स्टार्टअप है तो सोचा कैंपस में वॉक करते हुए इन सारे चेंजेस को कवर करेंगे। लेट्स गेट राइट इनटू इट। ओके सुमित भैया, तो आप CUET को स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं तो आपने प्रपोज चेंजेस पढ़े होंगे। हाँ, तो उनके बारे में बताओ थोड़ा सा। तो यार CUET ने जब 2022 में पहली बार आया था तो एक बिल्कुल एक्सपेरिमेंट था। तो उस टाइम पे ना 10 सब्जेक्ट बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए दिए थे। 6 डोमेन, 3 लैंग्वेज में से आप सेलेक्ट कर लो, एक जनरल टेस्ट कर लो। फिर नेक्स्ट ईयर और कम हुए, 23 में, 24 में 6 सब्जेक्ट्स का ही मौका दिया बच्चों को सेलेक्ट करने का। ओनली 6 सब्जेक्ट्स, जिसमें से एक लैंग्वेज हो, 4 डोमेन हो, एक जनरल टेस्ट हो, 5 डोमेन हो, एक लैंग्वेज हो, या 6 के 6 डोमेन हो। तो वो बच्चों के ऊपर CUET ने छोड़ दिया था। इस साल जो प्रपोज्ड चेंज है कि भाई हम 5 ही सब्जेक्ट जो है बच्चे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। काफ़ी सारे रीज़न है इसके पीछे कि जैसे जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ा देते हैं ना चूज़ करने का ऑप्शन, तो जो पेपर कंडक्ट करवाने के सेंटर्स होते हैं, शिफ्ट्स होती हैं, वो बढ़ानी पड़ती हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ जाते हैं ना। तो इसके लिए NTA मतलब ज़्यादा से शुरू करके अब धीरे धीरे जो मिनिमम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं उसके तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है और 5 सब्जेक्ट्स अभी नए प्रपोज चेंजेस में दिए गए हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें, जो एक पुल ऑफ सब्जेक्ट्स होता था कि टोटल ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर से 5 सेलेक्ट कर लो या 6 सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर भी हर्षवर्धन NTA ने ना चेंजेस कर दिए हैं। पहले 33 लैंग्वेजेस के अंदर से चूज़ करवा रहे थे, इस साल 33 को घटा करके 13 लैंग्वेज ही छोड़ दी हैं। बस रखिए। हाँ, 20 लैंग्वेज के इक्विवेलेंट एक जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बनाएंगे अभी, तो थोड़ा सा उसके सिलेबस में भी चेंजेस होगा। तो वो चेंज कर दिया कि भाई 20 लैंग्वेजेस का जो है पेपर देना चाहते थे ना बच्चे, वो पेपर मत दो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो। और 13 लैंग्वेजेस के पेपर होंगे। वो लैंग्वेज की फ़ोटो आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5-6 डोमेन सब्जेक्ट्स भी हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, जिनको डिलीट कर दिया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड और 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिलीट कर दिया। जगह देनी पड़ेगी, इनकी जगह भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लगा दिया है NTA ने। मतलब ओवरऑल NTA का ये है कि भाई हमें जो है पेपर को फटाफट निपटाना है और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिनको बहुत कम बच्चे जो है देते थे और बहुत कम यूनिवर्सिटी जिनको मांगती थी, उनको हटाना है। और लास्ट ईयर NTA ने OMR भी ट्राई किया था, तो उसका क्या हो गया? इस साल क्या होगा? हाँ। सो यार देखो, NTA ने जब 2022 में शुरू किया तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। NTA ने जब इतने 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मौका दे दिया ना, तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बने, मतलब लेट्स से कि उर्दू भी एक ने सेलेक्ट कर लिया, एक ने तमिल कर लिया, एक ने ऐसी लैंग्वेज कर ली, और फिर उन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, तो NTA के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था वो कि एक का सेंटर 50 किलोमीटर दूर दे दिया, एक का 500 किलोमीटर दूर दे दिया। एक कश्मीर के बच्चे का मेरे को याद है इधर कर्नाटका साइड सेंटर दे दिया था उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उसके बाद NTA ने सोचा कि भी चलो 2024 में ना OMR बेस करवा लेते हैं नीट की तरह। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड BST वगैरह, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं तीनों स्ट्रीम्स के, तो उनको OMR करवा लेते हैं। और जिनमें बहुत कम बच्चे आते हैं उनको CBT मोड में करवा लेते हैं। लेकिन एज़ यू नो कि वो भी वर्क नहीं करा लास्ट टाइम, क्योंकि उसमें पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो गए। पेपर लीक के बाद आप देखोगे तो डिफरेंट सेंटर्स पे पेपर स्टार्ट ही डिफरेंट टाइम पे हुए। किसी को आधा घंटा मिला, किसी को 40 मिनट मिली। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है लॉजिस्टिक वे में भी NTA को फेस करने पड़े। जैसे दिल्ली में तो पेपर ही फर्स्ट डे का पेपर ही टल गया था, जिसमें आई थिंक इंग्लिश था और बायो, ऐसे 3 सब्जेक्ट थे। 14 मई की रात को हुआ था, 15 मई की एग्ज़ाम थी। हाँ, 14 मई की रात को NTA ने बताया कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम कल नहीं है। और उनका एग्ज़ाम जितना मुझे याद है 28-29 मई को टेक दिया गया था फिर। अच्छा। तो फिर उसमें बिना नॉर्मलाइजेशन करे स्कोर भी निकाल दिया, 2 डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो ये भी दिक्कत जो है काफ़ी आई थी। इस साल इसलिए कंप्यूटर बेस्ड का प्रपोज किया गया है। प्रपोज चेंजेस तो यही हैं, आप चैलेंज भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी राय भी दे सकते हो। फीडबैक फॉर्म भी निकाला है NTA ने, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये एक बहुत नेगेटिव स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए, 50 के 50 ऑप्शनल हटा दिए। हाँ यार देखो, इसमें ना NTA की तरफ से क्या हो रहा था कि
बहुत ही ना मतलब बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस दे दी थी कि 50 में से 40 करना, इस सब्जेक्ट में 40 मिनट मिलेंगी, इसमें 45 मिलेंगी, इसमें 60 मिलेंगी। तो ना एक कॉन्स्टेंट नहीं था कि बच्चे को एक ही बार में समझ आ जाए कि भाई 1 घंटे का पेपर होगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने करने हैं। लेट्स से कि फिजिक्स में 60 मिनट मिलेंगी, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 करने हैं। वहीं इंग्लिश में 45 मिनट मिलेंगी, जिसमें 50 में से 40 करने हैं। मैथ्स में 60 मिनट मिलेंगी, जिसमें 50 में से 40 करने हैं। तो वो ना बहुत मतलब इरेगुलरिटीज़ और बच्चे के माइंड में क्लैरिटी नहीं हो रही थी। तो इस बार ये बोला है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स रख लो, ऑप्शन मत दो कि 50 में से 40 करने हैं। 40 देने हैं तो 40 के 40 अटैम्प्ट करवाओ, 50 देने हैं तो 50 के 50 अटैम्प्ट करवाओ। और उसके साथ साथ अगर तुम टाइम भी कांस्टेंट रख दो हर एक सब्जेक्ट का। नेगेटिव मार्किंग स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है हाँ। इस डॉक्यूमेंट में, और सिलेबस भी अभी तक के कुछ पता नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। तो देखो यार, जो CVT है उसके अंदर जो प्रपोज चेंजेस है उसमें अंदर भी यही बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग तो होगी, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। हालांकि लास्ट ईयर तक जो थी, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता था, गलत करते 1 नंबर कटता था। तो मोस्ट प्रोबेबली सेम रहने वाली है। हालांकि फाइनल गाइडलाइंस आ जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा उसके ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सिलेबस के ऊपर। सिलेबस तो यार देखो CVT का JEE की तरह नहीं है, नीट की तरह नहीं है कि 11th-12th का आएगा। ओनली 12th का जो सिलेबस है वही अभी तक आता रहा है, और मोस्ट चांसेस वही है कि 12th वाला ही लाया जाएगा, क्योंकि CVT का जो एग्ज़ाम का लेवल होता है ना वो बिल्कुल NCERT वाला बेसिक होता है, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मोस्टली चांस यही है कि जो 12th का है वही आएगा, और बिल्कुल NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। DUBuddy ऐप के ऊपर हमने दे भी रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो 2022 में पेपर हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ। तो वो बच्चे अगर चाहें तो वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। और ये आखिरी चीज़ मेरी तरफ से कि लास्ट ईयर DU ने ये गाइडलाइन रिलीज़ की थी कि अगर आपने वो सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ा है और उसे पास नहीं किया है तो आपकी कोर्स एलिजिबिलिटी में वो माना नहीं जाएगा। तो CUET में इस साल लिखा गया है कि गाइडलाइंस में कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो अगर आपने 12th में पढ़ा है नहीं। तो इसमें क्या होगा अब आगे? देखो यार, ये गाइडलाइंस हमेशा से ही है, 22 से ही है। अच्छा। CUET बोलता है कि भाई हम यूनिवर्सिटीज़ को नहीं जानते कि यूनिवर्सिटीज़ कौन से सब्जेक्ट मांगती हैं, 12th में भी CUET में भी। तो बच्चों के ऊपर छोड़ दिया कि तुम पहले जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जिस कोर्स में लेना चाहते हो, वहाँ पे जाके उसकी वेबसाइट पे जाके ये देख लो कि 12th में क्या मांग रखा है, CUET में उसी के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट्स देने हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो हमेशा से यही बोलता आया है कि CUET में जो आप सब्जेक्ट्स दे रहे हो वो आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। और हर एक कोर्स के हिसाब से DU ने ये बता रखा है कि भाई इस कोर्स में 12th में ये होना चाहिए, और सेम आपका CUET में आपको देना है। अगर लेट्स से कि फिजिक्स आप एक सब्जेक्ट है 12th में नहीं है और CUET में दे देते हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिजिक्स ऑनर्स में फिजिक्स एक कंपलसरी है सब्जेक्ट होना, तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि 12th में तो है ही नहीं वो, और CUET में सिर्फ आप दे रहे हो। तो वो फिर बच्चों को अलाउ नहीं करता दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यार वैसे ही अगर हम बात करें ना, BCom ऑनर्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि उनके पास मैथ्स नहीं है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर BCom ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो यू शुड हैव कंपलसरी मैथ्स और अकाउंटेंसी, दोनों में से एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो काफ़ी बच्चों को सोचते हैं कि भाई चलो 12th में मैथ्स नहीं है तो हम एक काम करते हैं डायरेक्ट CUET में दे लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास 12th में मैथ्स या अकाउंटेंसी नहीं है तो आप हो ही नहीं एलिजिबल, क्योंकि DU का ये बोल रहे हैं जो सब्जेक्ट क्लास 12th में है वही CUET में देने हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम जो है आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो गाइस चलते चलते एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग पहुंच गए हैं इस वाइट बिल्डिंग के आगे। ये मुझे मालूम नहीं वाइस चांसलर का ऑफिस है कि घर, सुमित भैया यहीं पे रहते हैं तो उन्हें पूछते हैं। सो यार हर्षवर्धन, मैं लास्ट 6 ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले रामजस में था, फिर कैंपस लॉ सेंटर से LLB की एंड उसके बाद स्टार्टअप भी यहीं से कर रहे हैं। एक्चुअल में मेरा अपना जो ऑफिस है वो बिल्कुल जस्ट पीछे ही है, वाइस चांसलर्स ऑफिस के पीछे है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअल में ना वाइस चांसलर जी का घर भी है और उनका ऑफिस भी है, मतलब पूरी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो यहीं से ऑपरेट होती है। एंड जो अभी वाइस चांसलर हैं वो श्री योगेश जी हैं। तो योगेश सिंह जी की ही तरफ से जो हमारे स्टार्टअप को इंक्यूबेशन मिली है, जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने ही सोचा कि यार DU में एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, स्टार्टअप्स होने चाहिए एंड समथिंग लाइक दिस टाइप का कल्चर क्रिएट होना चाहिए। सो दैट इज़ द विजन ऑफ दिस ग्रेट पर्सन। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मिस्टर योगेश, जो हमारे वाइस चांसलर जी हैं, कि उन्होंने इतना लंबा विज़न रख के एक छोटी सी शुरुआत की है। और अभी आप लोग भी यार 2nd-3rd ईयर में हो तो आप लोग भी नेक्स्ट जो इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा ऑफिस है जहाँ पे अभी तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, सो इन फ्यूचर आप भी वहाँ पे अपना जो है एक पूरा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच टू सुमित भैया। कमेंट्स में डाल देना Okay. कोई भी कैंपस का और टूर देखना है तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर CUET अपडेट्स।